डीए न्यूज़ प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सबका स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो आज लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वह है दिलजीत दोसांझ का शराब पर दिया गया बयान। जी हां, उनके बयान लोगों के बीच आज चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने म्यूजिकल टूर दिल लुमिनाटी के चलते चर्चा में बने हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद शो में उन्होंने स्टेज पर अप्रत्यक्ष रूप से तेलंगाना सरकार द्वारा शराब पर गानों को लेकर दिए गए नोटिस का करारा जवाब दिया है। यहां शो देखने पहुंचे लोगों से कहा, मैं तो शराब नहीं पीता, ना ही शराब का ऐड करता हूं। जितनी भी स्टेट है हमारे यहां, अगर वो अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर दे। जी हां, आपको बता दें कि शो देखने पहुंचे लोगों से दिलजीत दोसांझ ने सीधे कहा कि जितनी भी स्टेट है पूरे देश में हमारे यहां, अगर वो अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन से दिलजीत दोसांझ शराब पर कोई गाना नहीं गाएगा और कहा कि मैं इसका प्रण लेता हूं। फिर उन्होंने स्टेज से ही लोगों से एक सवाल पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा, बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये। कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। जी हां, उन्होंने कहा कि कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था लेकिन ठेके बंद नहीं हुए थे। क्या बात कर रहे हो आप? यूथ को बेवकूफ बना रहे हो। सिंगर ने अपने तीखे अंदाज और चुटीले अंदाज में कहा कि आप यूथ को बेवकूफ नहीं बना सकते। सिंगर ने आगे कहा कि मुझे छेड़ो मत, जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं और चला जाता हूं। अहमदाबाद में स्टेज से दिलजीत ने अपने दिल की बात भी रखी। जी हां, उन्होंने कहा, अमृतसर हमारा आध्यात्मिक शहर है, वहां पर शराब का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। यह उनकी दिल की बात थी क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो है वह अमृतसर को माना जाता है, लेकिन वहां पर शराब प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने दिल के गुबार को बाहर निकाला और स्टेज पर ही कहा कि अमृतसर में भी, क्योंकि वह आध्यात्मिक शहर है, शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए। बात यहां पर रुकती नहीं है। वह आगे कहते हैं कि मैं आज कोई गाना शराब पर नहीं गाऊंगा। फिर जनता से मुखातिब हो कहते हैं, पूछिए क्यों? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। दिलजीत ने कहा कि मैंने डिवोशनल गाने दर्जनों से ज़्यादा गाए हैं। पिछले 10 दिनों में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पर और एक गुरु नानक बाबा पर, लेकिन उसकी कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। हर बंदा टीवी पर बैठकर पटियाला पैक की बात कर रहा है। बात यहाँ पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए हैं। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। बॉलीवुड में शराब पर बने हजारों गाने हैं। जी हां, दिलजीत दोसांझ ने आगे कहा कि बॉलीवुड में शराब पर हजारों गाने बन चुके हैं। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने कहा, एक एंकर साहब टीवी पर बोल रहे थे कि कोई अभिनेता अलग से बोले तो आप उसे बदनाम कर दोगे, लेकिन सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो। मैं अलग से किसी को कॉल करके नहीं बोल रहा हूं कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं। मैं भी गाना गा रहा हूं। बॉलीवुड में हजारों गाने शराब पर बने हैं, मैं शराब नहीं पीता। सिंगर ने कहा, बॉलीवुड में दर्जनों हजारों शराब पर गाने बन चुके हैं। मेरा एक गाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 गाने होंगे। मैं वह भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वह गाने के लिए नहीं गाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है क्योंकि खुद भी शराब नहीं पीता, लेकिन बॉलीवुड में जो एक्टर हैं शराब की एडवर्टीजमेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ नहीं करता। आप मुझे छेड़ो मत, जहां जाता हूं
चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं और चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हैं मुझे? दिलजीत दोसांझ ने पब्लिक के ऊपर देखते हुए कहा कि आप सब लोग यहां पर इकट्ठा हैं, क्या एक मूवमेंट शुरू कर सकते हैं? जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। अच्छी बात है जिन्होंने यह बात उठाई है। जी हाँ, उनका इशारा था तेलंगाना सरकार के ऊपर जिन्होंने नोटिस दिया था, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह बात उठाई है हम उनको बताना चाहते हैं कि जितने भी स्टेट हैं हमारे यहाँ, अगर वो अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देते हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ शराब पर कोई गाना नहीं गाएगा। और कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी और प्रण के साथ यह कहता हूं। हो सकता है ये? पब्लिक से उन्होंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि सारे स्टेट शराबबंदी की ओर हो जाए? यह बहुत बड़ा सवाल उन्हें पूछा और कहा, खुद ही जवाब दिया और कहा, बहुत बड़ा रेवेन्यू है ये। कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। क्या बात करते हो आप? यूथ को बेवकूफ नहीं बना सकते। सिंगर ने यह भी कहा, एक और ऑफर दो, जहां जहां मेरे शो हैं आप एक दिन के लिए शराब बैन कर दो। जी हां, जिस दिन मैं वहां पे शो करने जाता हूं सिर्फ उसी दिन शराब बैन कर दो। मैं शराब पर बने गाने नहीं गाऊंगा। या एक छोटी सी बात भी मान ली जाती है तो उस दिन कम से कम जिस दिन ड्राई डे होगा और जिस स्टेट पर मेरा प्रोग्राम होगा उस स्टेट पे मैं शराब पे गाने नहीं गाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैं कोई नया कलाकार नहीं हूं कि आप बोलेंगे ये गाना नहीं गा सकता, वो गाना नहीं गा सकता, और मैं कहूंगा अरे अब मैं क्या करूं, मैं गाना बदल दूंगा और उतना ही मजा आएगा। अगर गुजरात में शराब बैन है तो मैं सरकार का फैन हूं। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में शराब बैन है तो मैं गुजरात सरकार का फैन हूं। और उन्होंने पब्लिक से पूछा क्या गुजरात में शराब बैन है, तो आधे लोगों ने कहा कि हाँ शराब बैन है, बैन है, बैन है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, यहां शराब खुलेआम बिकती है। ये बात दलजीत ने स्टेज से वहां उन्हें सुनने पहुंचे लोगों से पूछा, और जब उन्होंने कहा तो उन्होंने यह भी कहा कि आधे लोग कह रहे हैं कि गुजरात में शराब बैन है और आधे लोग कह रहे हैं कि गुजरात में शराब बैन नहीं है, मतलब सरेआम मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गुजरात में शराब बैन है तो मैं इस सरकार का फैन हूं और मैं चाहता हूं कि अमृतसर में भी शराब बैन हो जाए। मैं शराब पर गाने बंद कर दूंगा, आप देश के ठेके बंद कर दो। दर्शकों ने तालियों से दिलजीत की बातों का समर्थन किया। बता दें कि खास बात यह रही कि शो के दौरान जब शराब के बारे में गुजरात में यह बात दलजीत दोसांझ कह रहे थे तो श्रोताओं द्वारा तालियां बजाकर उनका समर्थन किया गया। इससे दलजीत अपने मुद्दे पर लगातार कायम रहे। यह शो आज बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि दलजीत ने जो बातें कही हैं कि अगर शराब पर गाना बंद करना है तो मैं बंद कर सकता हूं, ये कोई मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो सरकारें बोल रही हैं, क्या वो सरकारें शराबबंदी कर सकती हैं? अगर शराबबंदी नहीं कर सकती तो उन्होंने जनता से आग्रह किया कि अगर आप सब मिलते हैं तो एक मूवमेंट बनाया जा सकता है कि ये शराब के गाने बंद होंगे तो स्टेटों में भी शराब बंदी पूर्ण रूप से होगी। अगली जो बड़ी खबर है वह महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता का संघर्ष अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार थम चुका है और कल 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ राज्य की 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 4136 प्रत्याशी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 363 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य में 1,01,86 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में इस चुनाव के लिए 9.7 करोड़ मतदाता हैं और इनमें से 5 करोड़ पुरुष और 4.7 करोड़ महिला मतदाता हैं। 6,101 अन्य मतदाता हैं। अब आपको बता दें कि महायुति और
MVA में टक्कर है। जी हां, आपको बता दें कि महायुति भाजपा समर्थित गठबंधन है और MVA महाविकास अघाड़ी जो पार्टी है वह कांग्रेस समर्थित है। महायुति में भाजपा, शिवसेना शिंदे और राकपा अजित पवार के गुट शामिल हैं। वहीं महाअघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और राकपा शरद पवार, ये मुख्य पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर अपना गठबंधन बनाया है। भाजपा गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम महायुति दिया है और MVA महाविकास अघाड़ी पार्टी ने जो गठबंधन बनाया है कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर, उसको अपना नाम दिया है MVA। 2024 के चुनाव में महायुति गठबंधन की पार्टियां सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, NCP अजित 59 सीटों पर और अन्य दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं MVA 290 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 सीटों पर, NCP शरद पवार 86 सीटों पर और अन्य दल 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी 200, MNS 125, AIMIM 17, BVA 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। किन किन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, आइए इसके बारे में बताते हैं। इस चुनाव में कई महारथियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें काटोल सीट से NCP शरद पवार की पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा नेता और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, नागपुर उत्तर से कांग्रेस के नितिन राउत से मुकाबला कर रहे हैं। कामठी सीट से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, साकोली सीट से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाटा पटोले, भोकर सीट से भाजपा के श्री जया चौहान जो अशोक चौहान की बेटी हैं, सिल्लोड सीट से शिवसेना के अब्दुल सत्तार, औरंगाबाद ईस्ट सीट से AIMIM के इम्तियाज जलील, येवला सीट से NCP छगन भुजबल, कोपरी सीट से शिवसेना प्रमुख और CM एकनाथ शिंदे, मुंब्रा सीट से NCP शरद पवार के जितेंद्र आव्हाड, विक्रोली सीट से शिवसेना UBT के सुनील राउत, ढिंडोसी से शिवसेना के संजय निरुपम और इसी सीट से शिवसेना UBT के सुनील प्रभु, मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी, इसी सीट से NCP के नवाब मलिक चुनाव मैदान में हैं। अब बात करते हैं 2019 के चुनाव परिणाम की। तो उस चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव बाद CM पद को लेकर दोनों में गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार बनाई। पार्टीवार किस पार्टी को कितनी सीट मिली, इस बारे में देखें तो कोंकण इलाके से भाजपा और शिवसेना को 26, भाजपा 11 और शिवसेना 15 और 48.1% मत मिले थे कुल टोटल में। इस क्षेत्र से कांग्रेस और NCP को 7 सीटें, NCP जिसमें से 5 और SP 1, CPM 1 और कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इस क्षेत्र से अन्य को 6 सीटें मिली थी। कोंकण से राज्य विधानसभा की 39 सीटें आती हैं। अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। जी हां, यहां पर दूसरे एवं अंतिम चरण के 38 सीटों पर कल मतदान होगा। इनमें संथाल परगना प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 18-18 और दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की 2 सीटें शामिल हैं। इस चरण में 8 सीटें SC/ST जाति के लिए सुरक्षित हैं। सामान्य सीटें 27 हैं। इस चरण के प्रमुख प्रत्याशियों में बरहेट सीट से JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजधनावर सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गांडे सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक एवं हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन, नाला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एवं विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, चंदन क्यारी सीट पर विधानसभा के नेता
प्रतिपक्ष अमर बौरी, महागामा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी मंत्री दीपिका पांडे सिंह, जामताड़ा में कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी, मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्री हफीजुल हसन, डुमरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी रूप में मंत्री बेबी देवी, सिल्ली सीट पर आजासू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो, दुमका सीट पर सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन शामिल हैं, जिसमें 588 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इन प्रत्याशियों में से 472 पुरुष और 55 महिला के अलावा एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। कल 20 तारीख को मतदान होना है और उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं। इन दोनों ही स्टेट के चुनाव के बारे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव त्रिकोणीय है। जी हाँ, यहाँ पर राकपा और शिवसेना के दो फाड़ हुए। इस तरीके से 4 पार्टियां बन गई, 2 शिवसेना की जिसमें से एक शिंदे गुट, दूसरा उद्धव गुट और इसी तरीके से राकपा जो शरद पवार और अजीत पवार के गुटों में बटी। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये 4 पार्टियां बन गई हैं और कांग्रेस भाजपा अपनी जगह पर है। इस वजह से हर सीट पर करीब करीब यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और इसके चुनाव परिणाम किस ओर जाएंगे यह कहना बड़ा टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी जो निकल कर सामने आ रहा है, यह कहा जा सकता है कि महायुति गठबंधन जो है इस वक्त कुछ आगे दिख रहा है महाविकास अघाड़ी पार्टी से। और बात करें जहां पर झारखंड चुनाव की, तो आपको बता दें कि झारखंड में हमेशा से फेरबदल हुआ है कि जब भी जो पार्टी सत्ता में रहती है, दूसरे साल में जब 5 साल के बाद चुनाव आते हैं तो उसे यहाँ की जनता सत्ता से हटा देती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सत्ता में है और अगर यह ट्रेंड बना रहा तो निश्चित तौर पर भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टी आजासू मैदान मार के सत्ता पर काबिज होने वाली है। यह तो खैर अभी कहने की बात है। जिस दिन 23 तारीख को मतदान पेटियां खुलेंगी, मतदान पेटियों की जगह अब तो ईवीएम है, ईवीएम जब खुलेगा तो यह क्लियर हो ही जाएगा कि कौन सत्ता में आता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का जहां तक अगर हम बात करें कि राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस बार महाराष्ट्र में भाजपा महायुति गठबंधन के फेवर में दिख रहे हैं, तो झारखंड में भाजपा का दल जो है वह मैदान मारता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा का जो अगला विषय है वह है सेक्स सीडी कांड को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत का फर्जी सेक्स सीडी कांड उजागर हुआ था और इस मामले को लेकर आज राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त रूप से इसकी चर्चा है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत के फर्जी सेक्स सीडी मामले में एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। इस मामले में सीबीआई ने सेक्स सीडी कांड की दीगर राज्य में सुनवाई करने का अपना आवेदन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आवेदन लेने के साथ ही इस मामले में जो आरोपी थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सलाहकार विनोद वर्मा, अब उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, सीडी कांड 27 अक्टूबर 2017 को उजागर हुआ था और यह कथित सीडी कांड तब इस पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके सलाहकार कांग्रेस नेता विनोद वर्मा आरोपी हैं और वो तभी से जमानत पर हैं। उन पर अश्लील सीडी वायरल करने का आरोप लगा था। तब छत्तीसगढ़ पुलिस ने तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत का फर्जी सेक्स सीडी कांड को उजागर किया था और इस मामले का खुलासा करने के बाद उन्होंने मामले में जुर्म दर्ज किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह सरकार ने मामले की जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंप दिया था। इस प्रकरण का पर चालान पेश हो चुका है, लेकिन आगे की सुनवाई
कानूनी अड़चनों के कारण नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा को तब गिरफ्तार किया गया था। 2017 में उजागर हुआ सीडी कांड पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के नोएडा स्थित निवास पर छापेमारी भी की गई थी। वह करीब 3 महीने जेल में भी रहे, बाद में जमानत पर छूट गए। इस पूरे मामले में सीबीआई ने करीब 200 लोगों को गवाह बनाया था। जी हां, इस सेक्स सीडी कांड में, तथाकथित सेक्स सीडी कांड में 200 लोगों को गवाह बनाया गया था। 27 अक्टूबर 2017 को पूर्व मंत्री की कथित सीडी उजागर होने के बाद प्रदेश में तब एक जबरदस्त राजनीतिक भूचाल सा आ गया था। छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और आपको बता दें कि तब से लगातार 2017 से आज 2024 तक इस मामले में सीबीआई ही इस मामले को देख रही थी। लेकिन आज सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से दीगर राज्यों में इस सुनवाई को जो आवेदन दिया था उसे वापस ले लिया है और अब कहा जा रहा है कि इस मामले में अब एक नया ही रुख आएगा, जो हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के लिए मुसीबतें लेकर आएगा। क्या होने वाला है, क्या होगा, यह तो अभी वक्त के घर में है, लेकिन इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में यह वापस से चर्चा का विषय बन गया है। आज चर्चा में बस इतना ही। कल फिर आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए यहीं आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।